हेलो स्टूडेंट, मैं अर्चना सिंह, डायट प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान फिरोज़ाबाद। आज मैं कला शिक्षण विषय से संबंधित ऑनलाइन क्लासेस में मैं आप सभी के समक्ष कला के विविध आयाम विषय पर प्रकाश डालूंगी, जिसमें आज ललित कलाओं के उद्भव एवं विकास के बारे में हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ललित कलाएं क्या हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ललित कलाओं के 5 प्रकार हैं: वास्तु, चित्र, मूर्ति, संगीत एवं काव्य। आज हम इन्हीं कलाओं के सतत विकास तथा मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ निरंतर ही पुष्पित एवं पल्लवित होते रहने वाले इनके विविध आयामों के बारे में बात करते हैं। तो चलिए अब हम लोग ललित कलाओं के उद्भव और विकास के बारे में बातचीत शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कलाएं 5 प्रकार की होती हैं और इनका उद्भव और विकास किस प्रकार हुआ, इसके बारे में हम जानते हैं। ललित कलाओं या कलाओं की उत्पत्ति आदिम अवस्था में आत्माभिव्यक्ति, अलंकरण प्रियता, प्रकृति की शक्तियों की उपासना, कौतूहल तथा मनोरंजन आदि किसी एक या समस्त प्रवृत्तियों में हुई थी। आज यह स्थिर करना बहुत कठिन है कि इनमें से कौन सी प्रवृत्ति सर्वप्रथम कलाकृतियों के निर्माण में सहायक हुई थी। केवल यही कहा जा सकता है कि आदिम मनुष्य आरंभ में बहुत समय तक कलात्मक माध्यमों के प्रति सजग नहीं हो पाया था और उसी अवस्था में उसके क्रियाकलापों तथा वृत्तियों में से अनेक कलाओं की पृष्ठभूमि बन चुके थे। उसने मन ही मन में प्रकृति की शक्तियों के सुंदर अथवा भयंकर रूप कल्पित कर लिए थे और इन्हें पर्वतों, नदियों, वृक्षों, पशुओं तथा पक्षियों आदि से संबंधित अनुमानित किया था। इस प्रकार उसकी आरंभिक बिंब योजना जन्म ले चुकी थी, जो आगे चलकर कलाकृतियों में प्रतिबिंबित हुई। इससे पूर्व बहुत समय तक वह इन रूप की मूक अभिव्यक्ति करता रहा होगा, केवल मन में या केवल नेत्रों से या फिर केवल अनियंत्रित और अस्पष्ट सी चेष्टाओं एवं ध्वनियों से। ये अनुभूतियाँ उसके मन में संचित और घनीभूत होती रहीं और सर्वप्रथम इन घनीभूत अनुभूतियों का विस्फोटन हुआ होगा। उसकी शारीरिक क्रियाशीलता में अचानक बार बार चीखने या फिर किसी प्रकार की ध्वनि करने में, बार बार उछलने में, कूदने में अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर बार बार दौड़ने अथवा चक्कर लगाने में, अपने समूह के या अन्य साथियों सहित एक साथ कोई आवाज़ या शोर करने में, या फिर पूरे समूह के द्वारा एक साथ उछलने कूदने तथा साथ ही किसी प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करने में, या फिर दिन भर दाना चुगने के पश्चात शाम को किसी वृक्ष पर बैठे एक ही समूह के पक्षियों के शोर में से किसी समतल भूमि पर नाटकीय मुद्रा बनाने तथा आवाज़ करते हुए एक दूसरे के पीछे दौड़ते या गर्दन मटका कर आवाज़ करते और दाना चुगते हुए पक्षियों में आज भी इस प्रवृत्ति का मूल रूप देखा जा सकता है। लयात्मक गति, नृत्य, गायन सब इसी से उत्पन्न हुए हैं। प्राणी के मन में उठे सवाल की सहज अभिव्यक्ति बनकर सहसा प्रकट होने, अनायास व्यक्त होने या किसी बाह्य उपकरण या शरीरेतर माध्यम की आवश्यकता न होने पर और अकृत्रिम होने सभी दृष्टियों से सहज। तो इस प्रकार मानव की अभिव्यक्ति कलाओं के रूप में प्रकट हुई। अब हम विकास की सतत प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं कि विकास के सतत प्रक्रिया के अंतर्गत कैसे आदिम मानव ने कलाओं के सफ़र को प्रागैतिहासिक से अभी तक का जो सफ़र उसने तय किया, यानी आदिम मानव ने जो तय किया, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, धीरे धीरे मनुष्य के क्रियाकलापों के क्षेत्र में भी विस्तार होने लगा
और इसके साथ साथ उसके अनुभवों में वृद्धि हुई और उसमें स्मृति, इच्छा, कल्पना आदि शक्तियों का आविर्भाव हुआ। आरंभिक मनुष्य का केवल दृश्य जगत से ही परिचय था। उसकी इच्छा शक्ति भी उसी तक ही सीमित थी। आगे चलकर वह ऐसी वस्तुओं की कल्पना भी करने लगा जो उसने न कभी देखी थी या न सुनी थी। इनसे उनकी भावनाओं और इच्छाओं का भी विस्तार हुआ। वह जिन वस्तुओं के संपर्क में आया, उसने अनुकूलता अथवा प्रतिकूलता मिलने के आधार पर वह उनके अच्छे बुरे या सुंदर असुंदर, उपयोगी या अनुपयोगी और या फिर अनुचित या फिर उचित आदि में भेद करने लगा। किंतु इस प्रकार का विभाजन भी बहुत समय में संभव हुआ होगा। इसलिए यह समझा जाता है कि प्रकृति से संघर्ष करते हुए सभ्यता के विकास के क्रम में ही मनुष्य ने सौंदर्य बोध प्राप्त किया। सौंदर्य बोध के साथ साथ अन्य प्रवृत्तियां भी विकसित हुईं और सबने मिलकर मनुष्य की जिस विशेषता को जन्म दिया उसे हम सभ्यता कहते हैं या फिर सभ्यता कहा जाता है। अब हम बात करते हैं प्रकृति से संघर्ष कि किस प्रकार आदि मानव ने कला के विकास या सभ्यता के विकास के साथ साथ प्रकृति से संघर्ष किया। मतलब कि से संघर्ष से तात्पर्य हमारा यह है कि किस प्रकार मनुष्य ने शुरुआत से लेकर के अभी तक वर्षा, धूप, पानी आदि से उसने जो है परिश्रम किया या फिर उस पर विजय प्राप्त किया और निरंतर कलाओं के विकास में अपना सहयोग दिया या वो निरंतर लगे रहे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रकृति से संघर्ष करते हुए मनुष्य ने जो सौंदर्य बोध प्राप्त किया था, उसने सृष्टि के प्रति मनुष्य की दृष्टि को ही बदल दिया। वह सभी वस्तुओं के अनुकूल, सुंदर तथा उपयोगी रूपों और परिस्थितियों की कल्पना करने लगा। इस प्रकार उसकी अभिव्यंजना दो रूप में विकसित हुई या दो रूप में विभक्त हो गई। एक वह जो उसकी दैनिक आवश्यकताओं तथा इच्छाओं से संबंधित थी और दूसरी वह जो कल्पना के सहयोग से वस्तुओं के संभावित रूपों तथा परिस्थितियों को व्यक्त करती थी। यह दूसरे प्रकार की अभिव्यंजना ही कलात्मक क्रियाकलापों का आधार बनी। विभिन्न माध्यमों का सहयोग पाकर इनका विकास भिन्न भिन्न रूप में होने लगा। आरंभिक मनुष्य के पास प्रकृति की सबसे बड़ी देन उसका अपना शरीर था। इस माध्यम में विभिन्न अवयवों जैसे कि हाथ, पैर, कंठ तथा नेत्रों आदि को उसने भावाभिव्यंजना में विशेष समक्ष पाया, जिनसे क्रमशः अभिनय, नृत्य, भाषा जैसे कि साहित्य और काव्य एवं गायन के अंतर्गत जैसे कि संगीत का विकास हुआ। इसे सहज कलाओं की श्रेणी में रखा जाता है। प्रकृति से उसे जो अन्य सामग्री मिली थी, उससे मूर्ति, चित्र तथा वास्तुकला का विकास हुआ। पदार्थों पर आघात करने से या पदार्थों पर चोट करने से जो कंपन अथवा ध्वनियाँ उत्पन्न होती थी, उनसे वाद्य संगीत ने जन्म लिया। चित्रकला से ही चित्रलिपि का विकास हुआ, जिससे प्रत्येक भाव को व्यक्त करने के लिए सरल चित्र बनाए जाते थे। ये चित्र धीरे धीरे अत्यंत सरल होते गए और अंत में ये लिपि में बदल गए। भाषा का और अधिक विकास होने पर लिपि का प्रत्येक चिन्ह किसी भाव या वस्तु का प्रतीक न रह करके उच्चारित की हुई ध्वनियों का प्रतीक बन गया। आरंभिक भाषा के मौखिक रूप तथा चित्रलिपि के लिखित रूप दोनों में ही अनुकृति मूलक रूपों का प्रयोग होता था, परंतु शनैः शनैः या धीरे धीरे लिखित अर्थात
लिपि में से अनुकृति मूलक रूपों का पूर्णतः बहिष्कार हो गया। यद्यपि मौखिक भाषा में अनुकरणात्मक तथा अनुकरणात्मक शब्दों के रूप में वे आज भी चल रहे हैं। दृश्यमान जगत के साथ साथ मनुष्य ने कल्पना के जिन रूपों की सृष्टि की, उनसे मिथक, परिकथाओं तथा विचित्र कल्पनाओं का विकास हुआ। यह समझा जाता है कि इसमें जो विकृतियां उत्पन्न की गईं वे तर्क पर आधारित थीं, भावुकता पर नहीं, क्योंकि केवल तर्क की स्थिति में ही कला सामाजिक आह को व्यक्त करा सकती है या कर सकती है। कलाओं में अनुभूति का एक प्रमुख तत्व क्या है? लय। एक ध्वनि से मिलती दूसरी ध्वनि या रागात्मक आलाप उत्पन्न होने से पहले ही लय का प्रादुर्भाव हो चुका था और कविता से भी पूर्ण चीख तथा लयपूर्ण नर्तन का आरंभ हो चुका था। कार्डवेल का कथन है कि लय या अनुभव मानव समुदाय का अनुभव है। राग ने मनुष्य को आत्मचेतन तथा हारमोनी ने समुदाय चेतन बनाया। मनुष्य आरंभ में केवल चीख कर अपना अभिप्राय व्यक्त करता रहा होगा, किंतु धीरे धीरे मुद्राओं का विकास हुआ। किसी भाव को व्यक्त करने के लिए कभी कभी वह पृष्ठभूमि या हवा में रेखाओं से आकृति बनाने की चेष्टा करता रहा होगा। आनंद के अतिरेक में वह नाचता भी रहा होगा। पहले मनुष्य ने किसी गुफा या पाषाण को विशेष अभिचार, कृत्य या पूजा का चिन्ह मान लिया होगा और फिर उसे किसी के रक्त से अभिषिक्त करके, पुष्प या मुंडों से अलंकृत करने आदि का प्रयत्न भी किया होगा। इसी से वास्तु तथा मूर्तिकला का विकास हुआ होगा। अब हम बात करेंगे आदिम से आधुनिक काल तक या आदिम से आधुनिकता तक कि मानव समाज या मानव सभ्यता या आदि मानव किस प्रकार आदिम यानी प्रागैतिहासिक काल से लेकर के आधुनिकता के सफ़र को किस प्रकार तय किया और इस सफ़र के बीच में यानी इस सफ़र को तय करने में क्या क्या उतार चढ़ाव आए, कैसे बीच बीच में बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आईं, परंतु साहसपूर्ण स्थिति या साहसपूर्णता के कारण उसने इस सफ़र को बहुत ही अन्वेषण रूप में या बहुत ही अच्छे ढंग से तय किया होगा। इसके बारे में हम बात करते हैं। मनुष्य की यह आरंभिक अवस्था आदिम अवस्था कही जाती है। इस आदिम अवस्था में मानवीय मूल्य प्रवृत्तियों से कलाओं का उद्भव हुआ। यही वह अवस्था थी जिसने सौंदर्य की अनुभूति के लिए और इसके द्वारा सृजन के लिए उन्मुक्त और उर्वर आकाश प्रदान किया। उस अवस्था का जो स्वच्छंद वातावरण था, उसी के कारण आदिम कलाओं में ओज एवं गति का आज भी हम अनुभव करते हैं। आज इस कला के आरंभिक रूप प्रायः नष्ट हो चुके हैं। केवल प्रागैतिहासिक अवशेषों के रूप में जो भी कुछ प्राप्त हुआ है उसी से हम इसका अनुमान लगा सकते हैं या लगाया जाता है। इसके आंकलन का दूसरा साधन वर्तमान जंगलों में रहने वाली आदिम जातियों की कला है, जिसका अध्ययन करके आदिम कला का एक सामान्य रूप स्थिर करने का प्रयत्न किया गया है। किंतु प्रागैतिहासिक युग की आदिम कला से वर्तमान युग की आदिम कबीलों की कला में बहुत कुछ आधारभूत अंतर है। अब हम बात करते हैं आदिम कला के अन्वेषण के बारे में कि किस प्रकार हमारी आदिम सभ्यता या मानव सभ्यता ने छोटे छोटे अन्वेषण करके हमारे बहुत सारी कलाओं का जो अन्वेषण किया, उससे कलाओं की उत्पत्ति मानी जाती है। उसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। आदिम कलाओं की सामग्री तथा रचना विधि परिष्कृत नहीं थी।
जीवन के विविध भावों की उसमें सीधी और सरल अभिव्यक्ति थी। यद्यपि आदिम मनुष्य के पास बहुत अवकाश रहा होगा, पर वह कलाकृतियों की रचना में बारीकी, अत्यधिक विवरणों अथवा सूक्ष्म भेदोपभेदों का विकास नहीं कर पाया। यद्यपि उसकी कलाकृतियों में सामूहिकता की भावना है, पर सामूहिक प्रयत्न से भी उसमें सामग्री का प्रचुरता से प्रयोग नहीं हुआ। कोमलता या सफाई जैसी कोई भी विशेषता उस कला में नहीं है। मनुष्य की आदिम अवस्था के समान कला की भी यह आदिम अर्थात प्राथमिक अवस्था थी। अब हम बात करते हैं कि आदिम मनुष्य ने किस प्रकार गांवों से शहरों तक, यानी पूर्व से लेकर आज तक किस प्रकार सफ़र तय किया, कैसे कैसे उसमें उतार चढ़ाव आए और निरंतर प्रयत्नशील रहने के उपरांत कैसे विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ी, इसके बारे में हम बात करते हैं। धीरे धीरे मनुष्य जो है खेती करने लगा, गांव बसा कर रहने लगा। उसकी ओजपूर्ण चेष्टाओं में कुछ शिथिलता भी आई, कलाओं में अलंकृति बढ़ी और भावों तथा विषयों का भी विस्तार हुआ। सामग्री में परिष्कार भी आया और विकास के निश्चित मार्ग अपनाए गए। इन सब का रूप लोक कलाओं के विविध उदाहरणों में देखा जा सकता है। जैसे कि विविध लोक नृत्य, लोक कथाएँ या फिर गीतों के विविध रूप और मूर्तियाँ, खिलौने, लोक नाट्य या छोटे छोटे पूजा गृह, भूमि जैसे दीवारों तथा वस्त्रों आदि पर की जाने वाली लोक चित्रकारी के अनेक रूप या अनेक माध्यम हमें सारे रचना संसार की लोक कलाओं में उपलब्ध होते हैं। देश विदेश में प्राप्त होने वाली स्थानीय सामग्री के द्वारा ही इनका निर्माण किया जाता रहा। इस लोक के वातावरण में ही नगर सभ्यताओं का भी विकास हुआ। सारे संसार में इस प्रकार की कुछ प्राचीन नगर सभ्यताओं के उदाहरण मिलते हैं, जिनमें कलाओं की भी विशेष उन्नति हुई। यहीं से कलाओं में शास्त्रीयता का आरंभ हुआ और यहीं से कला की जो प्रगति का सिलसिला आरंभ हुआ वह कभी ना टूटता हुआ इतिहास के युगों को पार करता जा रहा है। इन सभ्यताओं की कला के भव्य उदाहरण मिस्र के पिरामिड, नूबिया, बेबीलोनिया, यूनान आदि के पूजा गृहों या भवनों या फिर मूर्तियों और चित्रों आदि में मिलते हैं। पात्रों की सतहों, विविध प्रकार की भित्तियों, मूर्तियों तथा चित्रों में प्रदर्शित संगीत एवं नृत्य से संबंधित आकृतियों के उस युग की संगीत कला का भी कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। इन सभी कलाओं में विशिष्ट शास्त्रीय नियमों और पद्धतियों का विकास हुआ। विभिन्न प्रयोगों के आधार पर भवनों के स्वरूप, उनके द्वारों, स्तंभों, कमरों या फिर बरामदों जैसे कि आंगन, प्रकोष्ठ, रक्षा दीवार या मंडप, शिखर, इसके साथ साथ गोपुरम और मीनारों आदि के विशेष नियम बने और इसमें उनकी जो है गणितीय व्यवस्थाएं निश्चित की गईं। भवनों के विशाल आकारों ने परिप्रेक्ष्य संबंधी जटिलताओं को भी जन्म दिया। अब हम बात करते हैं चित्रों से मूर्तियों तक का सफ़र कि किस प्रकार जो हमारी कला चित्रों से प्रारंभ हुई थी, यानी गुफाओं कंदराओं से प्रारंभ हुई थी और कैसे धीरे धीरे एक नवीन रूप या नवीन आयाम लेके आई मूर्तिशिल्प। इसके बारे में हम बात करते हैं। मूर्तिकला के क्षेत्र में मानव शरीर की रचना का सावधानी से अध्ययन किया गया, किंतु भाव प्रदर्शन के उद्देश्य से विभिन्न अंगों के आकारों तथा अनुपातों के अलग अलग नियमों की रचना हुई। इसके साथ ही भवनों के समान मूर्तिकला में विस्तार के तत्व तथा
प्रकाश एवं अंधकारपूर्ण भागों को भी महत्व स्थापित हुआ। कहीं मनुष्य और कहीं कल्पित देवता इसके आदर्श बने। मूर्तिकला के क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि यह हुई कि वास्तुकला के अधीन अथवा सहयोगी रहने के अतिरिक्त मूर्ति का स्वतंत्र अस्तित्व भी बना और वह भवनों को छोड़कर खुले आकाश के नीचे या फिर कहीं उद्यानों में, कहीं चौराहों पर आ गई। अब हम बात करते हैं विविध आयाम में विचरण कि हमारी कला किस प्रकार, विविध आयाम से तात्पर्य हमारा है कि किस प्रकार मूर्तियाँ हुई, चित्र हुए या वास्तुकला हुई, कि इन सारे माध्यमों में विचरण कैसे की, कैसे मूर्ति के साथ साथ जो चित्रकला या फिर भवन निर्माण की कला में कैसे उसका रूप प्रस्फुटित हुआ, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चित्रकला के क्षेत्र में भित्ति चित्रों के टेम्परा तथा फ्रेस्को माध्यमों के अतिरिक्त मणिकुट्टम, जिसे हम मोज़ैक पेंटिंग बोलते हैं, मोज़ैक पेंटिंग वॉल पेंटिंग है जो दीवारों पर किया जाता है, के साथ साथ चित्रकारी का भी विकास हुआ। पटचित्र, फलक चित्र आदि का भी प्रचलन हुआ। पुस्तकों के साथ पुस्तक चित्रों का भी प्रणयन हुआ। विशाल आकार से लेकर लघु आकार तक के अनेक रूपों तथा विषयों की भी चित्र रचना में एक उल्लेखनीय उपलब्धि ईजल पेंटिंग की भी हुई। ईजल पेंटिंग से हमारा तात्पर्य है कि कैनवस को एक स्टैंड पे रख करके जो पेंटिंग किया जाता है, उस स्टैंड को हम ईजल पेंटिंग बोलते हैं। रेखात्मक, गढ़नशीलता, परिप्रेक्ष्य, छाया प्रकाश आदि के आधार पर कलाकृतियों में विविध प्रभाव उत्पन्न किए जाने लगे। सामग्री के परिष्कार से तकनीक में आशातीत उन्नति हुई। मूर्ति की ही भांति चित्रों में भी मानव शरीर रचना शास्त्र के नियमों का महत्व बढ़ा। संगीत और नृत्य के विविध रूपों के में सूक्ष्म गणितीय नियमों का विकास हुआ, जैसे दरबारी संगीत, भक्ति संगीत आदि के विविध रूप प्रचलित हुए। रंगमंच के विकास में मंचीय नृत्य एवं संगीत का भी प्रचलन हुआ। अपेरा और बैले, नृत्य नाटिकाओं, छाया नाट्य, गीत नाट्य आदि अनेक संगीत रूपों का विकास हुआ। काव्य के विविध भेदों जैसे महाकाव्य, खंडकाव्य, प्रबंध काव्य, मुक्त काव्य या कथा, गल्प, कहानी, उपाख्यान आदि के अलग अलग रूप विकसित हुए। काव्य का आरंभिक स्वरूप मौलिक था, परंतु लेखन के आविष्कार के पश्चात और विशेषकर जब से ताड़पत्र, भोजपत्र या पेपिरस आदि पर लिखी गई पोथियों के प्रचलन के पश्चात उसका पाठ्य काव्य के रूप में विकास हुआ। आधुनिक युग में प्रत्येक कला में नवीन रूपों और तकनीकों का विकास हो रहा है। नए कला के रूप भी जन्म ले रहे हैं, जैसे कि फोटोग्राफी और चलचित्र। औद्योगिक उपादानों के फलस्वरूप अनेक प्रकार की सामग्री भी उपयोग में आ रही है। विषय की दृष्टि से भी आज कलाओं में व्यापक अंतर आया है। प्राचीन युग में कलाएं केवल धार्मिक क्रियाकलापों, देवी देवताओं के चमत्कारों या फिर आश्रयदाताओं के जीवन चरित्रों तक ही संबंधित थी। समाज के दुख दर्द के लिए उनमें कोई स्थान नहीं था। वर्तमान युग की कलाओं में पूरे मानव समाज की चेतना प्रतिबिंबित हो रही है। वैज्ञानिक और तकनीकी आविष्कारों ने जहां सामग्री और रचना पद्धति में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए, वहीं समाज जीवन दर्शन ने कलाओं की विषय वस्तु में क्रांति ला गई।
तो इस प्रकार आज अभी तक हमने ये जाना कि ललित कलाओं का उद्भव कैसे हुआ और कैसे सतत विकास करती हुई हमारी आदिम कलाएं आधुनिकता के युग में एक आयाम यानी एक बहुत बड़े आयाम पर स्थापित हैं, जिसके बारे में हम अभी तक जाने और नेक्स्ट में अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।